गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भारत के दो सीमावर्ती राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जसोर में बेनापोल सीमा पर सुरक्षा और निगरानी कड़ी की है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जसोर 49 बीजीबी और खुलना 21 बीजीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लगभग 102 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। बांग्लादेश को आशंका है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश की सीमा में ढकेला जा सकता है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक जसोर 49 बीजीबी बटालियन के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद सैफुल आलम खान ने कहा कि बल सभी प्रकार की घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। बेनापोल में रघुनाथपुर, शिकारपुर, सादीपुर, धीबा, पुतखाली, गोगा, दौलतपुर और रुद्रपुर सहित कई सीमा चौकियों पर बीजीबी के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इन इलाकों में गश्त और चौबीसों घंटे निगरानी भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेशी अधिकारियों ने लोगों को सीमावर्ती इलाकों के पास अनावश्यक आवाजाही न करने की भी चेतावनी दी है, खासकर रात के समय। कर्नल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी घुसपैठिया भारत से बांग्लादेश में प्रवेश न कर सके। अतिरिक्त गश्त के उपायों को भी मजबूत किया गया है। सूत्रों ने बताया कि चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाई अलर्ट पर बीजीबी के अलावा चांपाईनवाबगंज में 140 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीजीबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 53 बीजीबी बटालियन के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल काजी मुस्तफिर रहमान ने कहा कि बीजीबी कड़ी निगरानी रख रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सीमा सुरक्षा बल किसी को भी अवैध रूप से बांग्लादेश में धकेल न सके। उन्होंने कहा कि सीमा पर गश्त और खुफिया गतिविधियों को तेज कर दिया गया है, जबकि स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने को कहा गया है। उन्हें आगे कहा कि आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर जीरो लाइन सीमा रेखा के पास आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। बांग्लादेश इतना डरा हुआ क्यों है? बांग्लादेश को आशंका है कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अपने नागरिकों की पुष्टि करने से आनाकानी कर रही है। 2000 से अधिक घुसपैठियों की पहचान की पुष्टि लंबित है। ऐसे में बांग्लादेश को आशंका है कि भारत इन लोगों को उसकी सीमा में पुश इन कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर काफ़ी सख्त हैं। बात करें हम पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत का दावा किया और कश्मीर का राग अलापा। ISPR ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने यह भी कहा कि अगर भारत भी यह सोचता है कि दो परमाणु हथियार वाले पड़ोसी देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश है, वो पागल है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने मरका ए हक नाम का ऑपरेशन चलाया था। बाद में पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम नाम दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने संबोधित किया। उनके साथ नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ ऑपरेशन रियर एडमिरल सफावत अली और वायुसेना चीफ के डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी भी मौजूद रहे। ISPR के GD अहमद शरीफ चौधरी ने मरकाए हक के दौरान मल्टी डोमेन ऑपरेशन चलाने का दावा किया और यहाँ तक कहा कि इसमें पाकिस्तानी सेना ने भारत को शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा, आज हम इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि क्या हुआ था, बल्कि हम मई 2025 से मई 2026 के बीच के समय पर ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ ही यह भी जोड़ा कि वे इस संघर्ष के रणनीतिक परिणामों पर विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि मरकाए हक के 10 रणनीतिक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से पहला यह था कि पाकिस्तान को आतंकवाद के स्रोत के तौर पर पेश करने का भारत का नैरेटिव पूरी तरह से दफन हो गया। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने जो सवाल उठाए थे उनका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। भारतीय सेना का राजनीतिकरण और राजनीति का सैन्यकरण खतरनाक है। अपने मरकाए हक के कुछ महीने बाद उनके एयर चीफ मार्शल को यह कहते हुए सुना होगा, मुझे आज पता चला है कि हमने भी कुछ विमान गिराए थे। यह सैन्य नेतृत्व का राजनीतिकरण है। आप अपने एडमिरल, जनरल और मार्शल को जोकर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के बयान हैं ये। पाकिस्तान ने खुद को बताया शांति दूत। पाकिस्तानी सेना ने पहलगाम आतंकी हमले में अपना हाथ होने का सबूत भी मांगा। ISPR के DG ने झेल उगलते हुए कहा कि सबूत कहाँ है। उन्होंने आगे कहा, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। असल में सबसे बड़े आतंकवादी तो आप खुद हैं। कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उन पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने सेकी बगाड़ते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा नतीजा यह था कि क्षेत्र में पाकिस्तान का एक मुख्य सुरक्षा स्थिरता लाने वाले देश के तौर पर मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि मरकाए हक ने यह दिखाया दिया कि तनाव को कौन नियंत्रित और हावी होकर संभाल रहा था। आइए हम बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तहरीक रहमान की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तहरीक रहमान के लिए सबसे कठिन चुनौती भारत और पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाना है।
चीन को अगर 2 मिनट के लिए साइड कर दिया जाए तो रहमान की सरकार विदेश नीति बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करती दिख रही है। मोहम्मद यूनुस ने एक तरफा पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश की नाव को मोड़ दिया था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार में जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट माइकल कुगलमैन ने लिखा है कि पीएम रहमान के पास नई दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारने का एक बड़ा कारण है और वो है बांग्लादेश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। उन्होंने लिखा कि रहमान जानते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाने में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर नई दिल्ली के साथ संबंध मजबूत रहेंगे तो भारत के साथ बांग्लादेश के आसान सीमा का प्रबंधन करना भी आसान हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण मौजूदा सहयोग भी हैं, जैसे कि नया बांग्लादेश भारत नेपाल बिजली साझाकरण समझौता और भविष्य में की जाने वाली अहम बातचीत भी है, जैसे कि साझा नदियों को लेकर होने वाली चर्चाएं। अगर दोनों देशों के आपसी संबंध बेहतर स्थिति में होंगे तो इन प्रयासों को ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते में बैलेंस ला रहे तारिक रहमान। माइकल कुगलमैन ने लिखा कि ढाका को बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में गति बनाए रखने में से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। भले ही बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान के घिनौने कामों की वजह से अभी भी कुछ संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन वीज़ा नियमों में ढील और यात्रा कनेक्टिविटी में हालिया प्रगति से बांग्लादेश को व्यापारिक फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश विदेश नीति के अहम मुद्दों पर एकमत हैं, जैसे सार्क को फिर से मजबूत करने में मदद करना, तुर्की जैसे मध्यम ताकतों को साथ लेना और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करना। इस्लामाबाद के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने से कुछ घरेलू राजनीतिक फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे बांग्लादेश की जनता का एक बड़ा हिस्सा भारत के प्रति विरोधी भावना रखता है और वे उन प्रयासों को स्वागत करेंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो कि ढाका भारत के कट्टर प्रतिनिधि के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखे। माइकल कुगलमैन का मानना है कि बांग्लादेश भारत पाकिस्तान दोनों के से संबंध रखकर फ़ायदे उठा सकता है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों के साथ चुनिंदा सहयोग की रणनीति अपना सकता है। एक ऐसी रणनीति जो हर राजधानी के साथ मजबूत जुड़ाव की गुंजाइश देता है और साथ ही किसी भी रिश्ते में ऐसे कदम उठाने से भी बचती है जो नासमझी भरे हों या दूसरे के लिए समस्या खड़ी कर सकते हों। भारत के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग सबसे बड़ी ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे सीमा सुरक्षा पर करीबी तालमेल जरूरी है, लेकिन ढाका एक सीमा भी तय कर सकता है। वह इस बात का ध्यान रख सकता है कि भारत बांग्लादेश की विदेश नीति के आम रुखों को न तो अपनी मर्जी से चलाएं और न ही उन पर अपना असर डालें। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के मामले में पहचानना आसान है कि क्या व्यावहारिक नहीं है। अगर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की सच्ची इच्छा है तो इस्लामाबाद के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होगा। और जहाँ तक इस्लामाबाद के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने की बात है, जो अंतिम सरकार की एक अहम उपलब्धि है, तो सैद्धांतिक रूप से यह भी भले ही सही लगे लेकिन काफ़ी मुश्किल है। सबसे बड़ी दिक्कत भूगोल की है। कोई सीधा ज़मीनी रास्ता नहीं है जिससे सीधे ज़मीन के रास्ते व्यापार करना मुमकिन नहीं हो पाता। दूसरी रुकावट है तुलनात्मक लाभ की कमी। पाकिस्तान से भारत को ज़्यादा व्यापारिक लाभ नहीं मिल सकते, फिर भी वो बैलेंस बनाकर और बिना किसी को नाराज़ किए अपनी विदेश नीति तैयार कर सकते हैं। ये बात करें चीन की। चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्री वेंग फेंगे और ली शांगफू को भ्रष्टाचार के आरोपों में मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि उनकी मौत की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। गुरुवार देर दोपहर सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के 2 पैराग्राफ के एक बयान के अनुसार एक सैन्य अदालत ने वेई को रिश्वत लेने का दोषी पाया, जबकि ली को रिश्वत लेने और देने दोनों का दोषी माना गया। बयान में स्पष्ट नहीं किया गया कि इन मामलों में कितनी रिश्वत शामिल थी। आजीवन कारावास में बदलेगी मौत की सज़ा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बयान में कहा गया कि दोनों व्यक्तियों की मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें 2 साल की मोहलत, आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना और उनकी सभी निजी संपत्ति जब्त करना शामिल है। इसमें आगे कहा गया कि 2 साल की मोहलत की अवधि के बाद उनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, जिसमें सज़ा कम होने या पैरोल मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सबसे बड़ी सज़ा। ये सज़ाएं 2012 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू करने के बाद से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच दी गई अब तक की सबसे बड़ी सज़ाएं हैं। ली ने मार्च से अक्टूबर 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वह चीन के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले रक्षा मंत्री है। वेई ने उनसे पहले इस पद पर कार्य किया था और 2018 से 2023 तक सेवाएं दी थी। बीजिंग ने जून 2024 में वेई और ली दोनों के खिलाफ जांच की घोषणा की और पार्टी के पोलित ब्यूरो के फैसले के बाद उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया। आरोप पत्र के अनुसार वेई शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान एकमात्र ऐसे शीर्ष चीनी जनरल बन गए हैं जिन्होंने झाओ चेंग सीजी या निष्ठाहीन और अपनी पवित्रता खोने के रूप में वर्णित किया गया है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ विश्वासघात करने या किसी विरोधी ताकत द्वारा प्रभावित होने का एक परोक्ष संकेत है। 2024 के बयान में कहा गया है कि उनका विश्वास टूट गया है और उन्होंने अपनी पवित्रता खो दी है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.